Good morning, everyone. So today we will discuss basicity of nitrogen family. ठीक है? So we have already discussed about the bond angle. So now we will discuss basicity. तो आप देखोगे जैसे ही आप मूव करते हो डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाते हो, बेसिसिटी क्या होगी? डिक्रीज। आप ये ध्यान रखना कि जो हाइड्राइड्स होते हैं उनकी बेसिसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, बट ऑक्साइड की बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, कैसे है वो आपको बताऊंगी अभी। यहाँ जो बेसिसिटी लिया हुआ है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, ठीक है, लॉन पेयर की फॉर्म में लिया है। कैसे? अगर लॉन पेयर आप इजीली डोनेट कर सकते हो तो उसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, बट कैसे आप यहाँ पर कह रहे हो कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है उसका बेसिक नेचर ज़्यादा है। आप देखोगे नाइट्रोजन जो है उसका साइज़ छोटा होता है और बिस्मुथ का साइज़ क्या होता है? बड़ा। तो आप देखोगे यहाँ भी एक लॉन पेयर है और बिस्मुथ पर भी एक लॉन पेयर है। तो छोटे वॉल्यूम पर लॉन पेयर किस में ज़्यादा है? आप क्या बोलोगे? अमोनिया में, ठीक है। बिस्मुथ का साइज़ बड़ा हो गया तो यहाँ बड़े एरिया में लॉन पेयर है, तो यहाँ छोटे एरिया में लॉन पेयर है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ी? अमोनिया के केस में। भी रश ज़्यादा कहाँ हुआ? अमोनिया के केस में। इसीलिए अमोनिया तो क्या कर सकता है? ईजिली लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, जबकि बिस्मुथ नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली क्या करता है? डिक्रीज। नेक्स्ट आप करोगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि अगर आप नाइट्रोजन फैमिली को देखते हो तो ये दो टाइप से ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक तो ट्राई ऑक्साइड और दूसरा पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ये +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ट्राई और पेंटा दोनों बनेंगे, ठीक है। बट आपको ये भी पता है कि जो ऑक्साइड का नेचर अगर आप देखते हो तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल कैसे होते हैं? एसिडिक। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैसे होते हैं? बेसिक। तो ऊपर जो एलिमेंट्स हैं यानी नाइट्रोजन की बात करें तो वो कैसा है? नॉन मेटल। बट डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, तो ऊपर नॉन मेटल नीचे मेटालिक। इसीलिए आप क्या बोलोगे? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल कैसे होंगे? एसिडिक, जो है ऊपर, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स कैसे होंगे? बेसिक, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या बोलोगे? डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ता है और ऊपर की तरफ एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। बट ऊपर वाले केस में उल्टा था, ठीक है, वहाँ बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था? डिक्रीज, क्योंकि नीचे लॉन पेयर लेस कंसंट्रेटेड थे। उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अगर आप नाइट्रोजन फैमिली को हैलोजन से रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? वो यहाँ सेम वही ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स, ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th वन, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। आपको पता होगा कि हर मतलब ग्रुप का पहला एलिमेंट पी ब्लॉक में अगर आप चेक करोगे किसी के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, उसमें डी ऑर्बिटल क्या होता है? एब्सेंट, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को आगे डी ऑर्बिटल में शिफ्ट नहीं कर पाता। अब शिफ्ट नहीं कर पाएगा तो इसकी वैलेंसी भी एक्सपैंड नहीं होगी, इसीलिए ये क्या नहीं बनाता? पेंटा हैलाइड्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड्स क्यों नहीं शो करता? आप क्या बोलोगे? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब एक और आता है कि PCl5, आप यहाँ देखो ये जो लिखा है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, बहुत बार आया हुआ है कि सॉलिड स्टेट में ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आप क्या बोलोगे? आयनिक, ठीक है। मैंने क्या बोला? PCl5 सॉलिड फॉर्म में कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आयनिक, ठीक है। तो कैसे आपको ये रिएक्शन लिख के दिखानी है इस तरह से भी, PCl5 के अगर 2 मॉलिक्यूल्स आप लेते हो तो वो PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में कंबाइन करता है। तो एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, दोनों क्या हो गए? कैसा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक, ठीक है। तो हमें लगता है ऐसे कि PCl5 तो न्यूट्रल है, बट नहीं, इसके ऑलवेज 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके इस तरह से अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ये सॉलिड फॉर्म में, आयनिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ आती है, इसी के ऊपर जो क्वेश्चन आता है कि ये एक्ट करते हैं एज ए लेविस एसिड, क्यों करते हैं? एसिड का मीनिंग क्या है? ऊपर आपने क्या था? बेस, जो इन टर्म्स ऑफ लॉन पेयर कि जितना इजीली डोनेट करो बेसिक नेचर, पर जितना इजीली गेन करोगे इलेक्ट्रॉन्स उतना ही उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। तो आपने कहा नाइट्रोजन में तो डी ऑर्बिटल नहीं होता, बट फॉस्फोरस के पास तो होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, तो ये उस डी ऑर्बिटल में
लोन पेयर को यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कैपेसिटी है। क्यों है? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसीलिए बिहेव करता है ये कैसे, एज ए लेविस एसिड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार आया है। पेंटाहालाइड्स ऑफ फास्फोरस एक्ट एज ए लेविस एसिड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, सॉलिड्स में कौन सी फॉर्म में होता है? आयनिक्स फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आप करोगे इसका स्ट्रक्चर। तो PCl5 आपने 11th में भी किया था कि इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कौन सी बनेगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये जो 3 कॉर्नर्स हैं ट्राइंगल के, ये पोजीशन कौन सी होती है? इक्विटोरियल। और जो ये ऊपर वाली है ये कौन सी है? एक्सियल। ठीक है, तो ये जो एक्सियल है ये ज़्यादा लंबा होता है किससे? इक्विटोरियल बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि इसको रिपेल करने वाले, एक्सियल को रिपेल करने वाले कितने हैं? 3 कॉर्नर्स है ट्राइंगल्स के, 3 इक्विटोरियल पोजीशन है जो इसको रिपेल कर रही है। इसी तरह से नीचे वाले को भी ये 3 रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होता है किससे? इक्विटोरियल से। क्लियर? उसके बाद आप करोगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अब देखो मेटल्स के साथ अगर आप बोलोगे तो इसकी भाई, तो ये अपने आप को कैसा बना देगा? नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आप करोगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन अपने बाकी के एलिमेंट से कैसे डिफर करता है। ठीक है, तो आपको वो लिखना है एनॉमलस के अंदर। तो पहला पॉइंट है इट हैज़ ए स्मॉल साइज, क्योंकि पता ही सबसे ऊपर है। डी ऑर्बिटल्स के पास नहीं होता। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि पहला एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यानी इलेक्ट्रॉन लूज ना कर पाने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक आप करोगे डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन क्या है? एक्चुअल में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ही बोलते हैं, N2 को। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन करनी है आपको। तो आपको इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन लर्न करनी है कंप्लीट, क्योंकि ऐसे आ जाता है हाउ विल यू प्रिपेयर नाइट्रोजन। ठीक है, डाई नाइट्रोजन। तो कोई भी एक कंप्लीट रिएक्शन लर्न करनी है, बाकी आपको कंप्लीट द रिएक्शन में करनी है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में मिलेगा किस तरह से आपको प्रोडक्ट लिखना है, रिएक्टेंट वो लिख कर दे देंगे। ठीक, उसके बाद अब आप देखो रिएक्शन को करवाना कैसे है। आप यहाँ देखोगे अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, अगर आप आयनिक मेथड से इसको ब्रेक करते हो, ठीक है, तो आप कैसे रिएक्शन को करवाओगे? अमोनियम जो है ये प्लस हो जाएगा Cl माइनस, सोडियम प्लस हो जाएगा और NO2 क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, आप प्लस को माइनस से जोड़ दो, रिएक्शन हो जाएगी। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट कैसे? अमोनियम पॉजिटिव नेगेटिव से कंबाइन कर गया। और दूसरा क्या बनेगा? NaCl। तो यहाँ NaCl बन गया। और मैंने पहला क्या बोला था? अमोनियम नाइट्राइट। तो अमोनियम नाइट्राइट नहीं लिखा इसने, क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल होता है और इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है किसमें? नाइट्रोजन एंड वाटर में। तो आपके ये भी आ सकता है कि अमोनियम नाइट्राइट का डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? देखो इसमें कौन से एलिमेंट है? एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। ठीक है, तो नाइट्रोजन किस, ये जो N बच गया ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2 में। दूसरा आप देखोगे जो अमोनियम नाइट्राइट है, अगर आपको इसकी डिकम्पोजिशन आ जाए तो आप इसमें से क्या करना? मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो, जो बच जाए उसे लिख दो। अब O2 है, एक ऑक्सीजन एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल, साथ में अब क्या बच गया? N2। ठीक है, तो आपको इस तरह से लर्न रखना है इस रिएक्शन को। क्या बोला मैंने? पहले आप इसके आयनिक रिएक्शन कर दो, उसके बाद जो अमोनियम नाइट्राइट बनेगा उसको डिकम्पोज कर देना। इसी तरह से अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ इसको किया हुआ है। आप इसकी ब्रेकिंग करोगे तो इसमें भी नाइट्रोजन प्लस वाटर बना, साथ में जो Cr2O7 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cr2O3 में। बेरियम नाइट्राइट, ठीक है, किस में बदल गया? बेरियम एंड नाइट्रोजन में। तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इस तरह से लर्न करके रखनी है, कंप्लीट द रिएक्शन में आएगी। उसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आप सभी को पता ही है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक। ठीक है, और कैसा होता है ये? अनरिएक्टिव। ये सेकंड पॉइंट आता है कई बार
कि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि आपने पढ़ा भी है 10th क्लास में कि इसको चिप्स के पैकेट में हम डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि इनर्ट होता है, और इसका इनर्ट नेचर होने की भी रीज़न है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन आपस में मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल। भी एक बॉन्ड को तोड़ना बहुत ईजी है, 2 को उससे टफ, 3 को और भी ज़्यादा टफ, इसीलिए कैसा हो जाता है? इनर्ट। उसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया का बाय हेबर प्रोसेस के नाम से आती है ये, कि अमोनिया को किस तरह से आप प्रिपेयर करोगे। तो इसका मेथड जो है दैट इज़ हेबर प्रोसेस। ठीक है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट विल गिव अमोनिया। और ये पूछा जाता है कि रिएक्शन कौन सी होगी, एंडो या एक्सो, आप लिखोगे एक्सो। ठीक है, तो लीचेट लेयर के अकॉर्डिंग कौन सा टेम्परेचर इस पर फेवर करेगा? एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर फेवर करता है, बट फिर भी हम 700 के नियर अबाउट देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए। सो दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन 11th क्लास ऑल्सो, वहाँ आपने पूरी प्रिपरेशन की थी। ठीक है, उसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। तो अभी बताया अमोनिया की प्रिपरेशन किससे होती है? बाय हेबर प्रोसेस। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन किससे होगी? बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो आपको ये 3 रिएक्शन लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, कैसे? अमोनिया प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन से कर गया और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कर गया, क्या बनाया? NO प्लस H2O। ठीक है, अब NO को आपने किस में कन्वर्ट करना है? NO2 के अंदर। NO में क्या डालो कि NO2 में बदल जाए? आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो NO2 में चेंज हो गया। अब नॉन मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ी सी साइड प्रोडक्ट NO भी निकल जाती है, इसको हम क्या कर देते हैं? फिर से रिसाइकल। ठीक है, तो आपको तीनों रिएक्शन लर्न करनी है अगर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में आती है। अमोनिया पहले ऑक्सीडाइज करोगे NO प्लस H2O में, फर्दर ऑक्सीडाइज करो NO2 में, फिर इसमें वाटर मिक्स कर दो, बन जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड। So this process is called Ostwald process. उसके बाद आप करोगे कि नाइट्रिक एसिड बिहेव कैसे करता है, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ये भी बताना है नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कंसंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट स्टेट। नेक्स्ट आप करोगे फॉस्फोरस। ठीक है, आपने किया था, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो फॉस्फोरस होती है उसके अंदर कैटानेशन प्रॉपर्टी आती है। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इसके अंदर कैटानेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है कि पहली प्रॉपर्टी इट कैन शो कैटानेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके एलोट्रॉप्स होते हैं वाइट, रेड एंड ब्लैक। सो नाउ वी विल डिस्कस वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस को ही क्या बोला जाता है? येलो फॉस्फोरस। ठीक है, तो इसकी सबसे ज़्यादा मेनली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है। ठीक, आपको डेंसिटी वगैरह या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लर्न नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, इट इज़ वाइट टू ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट, वैक्सी, सॉलिड। कैसा होता है? वैक्सी की तरह दिखाई देता है, इसीलिए बोलते हैं इसे सॉफ्ट, वैक्सी, सॉलिड। ठीक है, इट इज़ सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फेट बट इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में डिजोल्व नहीं होता, इसी वजह से इसको यहाँ पे देखोगे आप, पानी में हम स्टोर करके भी इसको रखते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एक यहाँ है जो पूछी जाती है कि फॉस्फोरेसेंस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है और ये कौन सा एलोट्रोप शो करता है। ठीक है, तो ये वाइट फॉस्फोरस शो करता है, इट ग्लोज इन डार्क ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसिंग येलोइश ग्रीन लाइट। ठीक है, जब आप इसको डार्क में रखते हो तो इसमें धीरे धीरे क्या होने लगती है? ऑक्सीडेशन, और इस तरह से इसकी ग्रीन लाइट सी दिखाई देने लगती है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंस। और आपको फिर ये रिएक्शन लिख के दिखा देनी है, P4 + O2 P4O10। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि तीनों एलोट्रॉप्स में से सबसे ज़्यादा पॉइजनस कौन सा है? दैट इज़ वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, ये येलो हो जाता है अगर आप इसे कुछ टाइम के लिए आइडल रख दोगे, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? येलो फॉस्फोरस। उसके बाद आप देखोगे कि हम इसे वाटर में स्टोर करके क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और लो इग्निशन टेम्परेचर होने की वजह से
ये फायर को भी पकड़ सकता है, ठीक है, आग पकड़ सकता है, इसीलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, वाटर के अंदर। लो इग्निशन टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला कि बताओ जो कैरोसिन ऑयल है और मस्टर्ड ऑयल में से इग्निशन टेम्परेचर लो किसका आप बोलोगे, कैरोसिन का। भी जल्दी आग कौन पकड़ेगा, कैरोसिन। इसी तरह से इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आप करोगे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फॉस्फोरस। आपको बताना है कि एक सिंगल यूनिट होती है टेट्राहेड्रन, ठीक है, इस तरह से ये ज्योमेट्री बनाता है। उसके बाद आप इस बाकी ये जो रिएक्शंस है इसको जस्ट कंप्लीट द रिएक्शन में करोगे, ठीक है, ओनली प्रोडक्ट दे देंगे आपको, ठीक है, कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है इसे। तो यहाँ देखो P4 + HNO3, मतलब कंप्लीट रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रोडक्ट करोगे आप। P4 HNO3, आप देखो जब भी कोई नॉन मेटल किसी भी एसिड में डिज़ोल्व होता है, मैंने क्या बोला, जब भी कोई नॉन मेटल किसी भी एसिड में डिज़ोल्व होता है तो उस नॉन मेटल का तो बन जाएगा एसिड। तो फॉस्फोरस नॉन मेटल, उसका एसिड क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड। और उस एसिड को आप कर देना डिकम्पोज, किस में, उसके जिस भी एसिड को आप डिकम्पोज करते हो, मतलब एसिड किससे बना, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। तो एसिड की डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, उल्टा कर दिया। मैं फिर बता देती हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना रहा है, एसिड, ठीक है। तो अब मैं आप बोल रही हूँ कि एसिड की डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। तो नाइट्रिक एसिड की डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर। तो आपको इस तरह से ये रिएक्शन लर्न करनी है। यू कैन राइट इन योर नोटबुक भी किस तरह से मैं बता रही हूँ। जब भी नॉन मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल का एसिड और नाइट्रिक एसिड की हो जाती है डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो यू कैन लीव दिस रिएक्शन, आप इसे छोड़ देना, पर आपको सेकंड वाली करनी है P4 कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। जस्ट कॉम्बाइन करना आपको इसमें, फॉस्फोरस किससे कंबाइन करेगा, कॉपर से, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट से। तो Cu3P2 बन जाएगा इसमें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने जस्ट कंबाइन करनी है, ठीक है। कॉपर, उसके बाद आपको मैंने अभी बताया है जो नॉन मेटल है उसका क्या बनता है, एसिड में डिजोल्व होने से उसी का एसिड। पर नॉन मेटल जब पानी में घुलता है तब भी तो एसिड बनता है। तो यहाँ आप देखोगे जो फॉस्फोरस है जब ये वाटर में घुलता है तो यहाँ क्या बनेगा, फॉस्फोरस का एसिड, फॉस्फोरस एसिड। वहाँ बना था फॉस्फोरिक, यहाँ बनेगा फॉस्फोरस, ठीक है। बाकी जो सल्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इस तरह से आप रिएक्शंस को बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे। सेम आपको सेकंड रिएक्शन भी इसी तरह से करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रेड फॉस्फोरस। अब देखो रेड फॉस्फोरस बनता कैसे है, व्हेन वाइट फॉस्फोरस इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 एंड कोल गैस एट 573 केल्विन, तब क्या बनाओगे आप, रेड फॉस्फोरस। तो पूछा जाता है कि वाइट फॉस्फोरस से क्या बनता है, आप क्या बोलोगे, रेड फॉस्फोरस। या फिर पूछा जाए कि रेड फॉस्फोरस किससे बनता है, वाइट फॉस्फोरस से, ठीक है। एट कितने टेम्परेचर पे, 573 केल्विन, ठीक है। रेड फॉस्फोरस में स्टिल कंटेन सम वाइट फॉस्फोरस विच इज़ रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द मिक्सचर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसमें कुछ वाइट फॉस्फोरस रह जाए तो हम उसको बाय बॉइलिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड हम उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, बाय दिस रिएक्शन, इस तरह से रिएक्शन को करवा कर, ठीक है। तो ये देखो ये वाली रिएक्शन आई है कई बार बोर्ड में, सबसे ज़्यादा आई है, तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिखते टाइम इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। P4 जब भी बेस में डिसॉल्व करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या बनाएगा, फॉस्फाइन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है। उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी कैसा दिखाई देता है, ये रेड, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है इट इज़ रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, वाइट फॉस्फोरस। तो ये इस वाइट फॉस्फोरस से कैसा होगा, लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट आप करोगे कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है किस तरह से होता है, ये पॉलीमरिक फॉर्म में होता है, पॉलीमर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट करोगे उसके बाद ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस की फॉर्म पूछी जाती है, कौन सी दो फॉर्म होती है, एक तो अल्फ़ा और दूसरी बीटा। अल्फ़ा किससे बना, रेड से, बीटा किससे बना, वाइट से। क्या बोला मैंने, अल्फ़ा किससे बना, रेड से। आप अल्फ़ा को इस तरह से ले लेना कि अल्फ़ा जो है एक तरह से एसिडिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे अल्फ़ा मीन्स
एसिड की रिप्रेजेंटेशन, और एसिड में कलर कैसा आता है, रेड। ठीक है, यहाँ जो बीटा है वो आप क्या करोगे, किससे बनाओगे, वाइट से। तो अल्फ़ा किससे बनेगा, रेड से, बीटा किससे बनेगा, वाइट से। ठीक है, उसके बाद आपने इसका स्ट्रक्चर करना है। आपने ऊपर किया, उसकी पॉलीमरिक फॉर्म थी, तो इसकी कैसी है, शीट फॉर्म। ये शीट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से ये भी पॉलीमरिक है बट एक शीट बना देता है। ठीक है, किस तरह से दिखाई देता है, ये ग्रेफाइट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, वाटर में कैसा होता है, सॉरी CS2 में कैसा होता है, ये इनसॉल्यूबल। ठीक है, तो 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो क्या, हाईली रिएक्टिव फॉस्फोरस कौन सा है, वाइट। ठीक है, हाईली पॉइजनस कौन सा है, वाइट। शीट लेयर फॉर्म किसकी होती है, ब्लैक की। क्लियर। So in short form you can write points about white, red and black phosphorus from here. ठीक है, आप यहाँ से इस तरह से भी इसके पॉइंट्स को लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बना दिए हैं। यहाँ आप इसकी प्रिपरेशन देख लेना जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस की कौन सी फॉर्म है, आपको दोनों देख लेनी है। ठीक है, वाइट से क्या बना था, ब्लैक। ठीक है, रेड से क्या बना था, ब्लैक, बट कौन सा, अल्फ़ा फॉर्म। वाइट से कौन सा ब्लैक बना था, बीटा फॉर्म। टेम्परेचर लर्न करना है 473, इसके लिए 803 केल्विन। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस से क्या बना था, रेड। ये तीनों रिएक्शन आपको ज़रूर लर्न करनी है, इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। सो रीड अप टू दिस, थैंक यू।